हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ पुनः बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के मॉक टेस्ट के साथ में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए 31 मई से मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, जिसमें हमारे शुरू के मॉक टेस्ट जीके और करंट अफेयर्स के होंगे। उसके बाद आपके मैकेनिक से संबंधित टेस्ट होंगे और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी साथ में रहेंगे। तो उसी के क्रम में चलिए, आज हमारा ये जो पहला टेस्ट है यह आपका होगा जीके का मॉक टेस्ट होगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे और क्या आपके बीआरओ के लेवल के हिसाब से सही है। क्योंकि बीआरओ के जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें से कैंडिडेट्स से हमने ओपिनियन लिया था, उनका फीडबैक लिया था, उनसे बातचीत की थी और जिस तरह से उन्होंने प्रश्न बताए थे उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रश्न सेट किए हैं। तो हमने प्रश्न जितने कहे थे 100 प्रश्न कहे थे, उसमें से 60 प्रश्न हमारे यहाँ पर हैं। यदि आपका साथ रहा तो आगे भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद आप जानते हैं ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीन वेद है, ये आप जानते हैं। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद और सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके अलावा जो आपके यजुर्वेद हैं, ये यजुर्वेद आपके गद्य और पद्य दोनों में दिए गए हैं। ऋग्वेद में आपके ईश्वर की महिमा से संबंधित स्रोत दिए, श्लोक कह सकते हैं, श्लोक दिए गए हैं। और अथर्ववेद जो आपका सबसे नवीनतम है, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना ज्योतिषी से संबंधित चीज़ें अथर्ववेद में दी गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं एपिग्राफी, एरामिक, न्यूमिस्मेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शंस हैं, जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा एपिग्राफी। पूरा लेखाशास्त्र यानी कि अभिलेखों को एपिग्राफी कहा जाता है। एरमिक शब्द का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है। और जो न्यूमिस्मेटिक है इसे सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। आपने सुना होगा जो प्राचीन सिक्के मिलते हैं, आहत सिक्के जिन्हें कहा जाता है, तो ये इन जो प्राचीन सिक्कों का जो अध्ययन है उन्हें हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। पतंजलि, पाणिनि, विशाखदत्त या सोमदेव। अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके पाणिनि हैं। यह इनकी बहुत ही फेमस रचना है पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह आपकी पुस्तक अष्टाध्यायी के नाम है जिसके रचयिता पाणिनि हैं। और पतंजलि के रचयिता पतंजलि, योग दर्शन के रचयिता हैं पतंजलि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की है। जो कालिदास की रचना है आपके ऑप्शन सामने हैं, आदि पुराण, अर्थशास्त्र, रघुवंशम और निरुक्त। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा रघुवंशम। रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये सारी रचनाएं आपकी कालिदास की हैं। और यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है भी बहुत ही फेमस है। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, प्रथम चीनी यात्री प्राचीन चीनी यात्री या लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। यानी कि जो प्राचीन चीनी यात्री या प्राचीन जो चीनी लेखक भारत में यात्रा करते थे वह भारत को किस नाम से बुलाते थे। तहकीक उल हिंद, इन तू, सी यू की या आर्यावर्त। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इन तू। यानी कि जो प्राचीन चीनी लेखक थे या यात्री थे वह भारत को इन तू के नाम से बुलाते थे। तहकीक उल हिंद है, यह है अरबी लेखक को इस नाम से अरबी लेखक बुलाते थे। और सीयू की यह एक यात्रा वृत्तांत है। आर्यावर्त यह आपके बाद में बोला जाने लगा। अगला है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, भोपाल, गुरुग्राम और हैदराबाद। आपका जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है यह भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है, नई दिल्ली में नहीं स्थित है। आप ध्यान रखिएगा इसको, नई दिल्ली में नहीं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। हड़प्पा कालीन स्थल
लोथल किस राज्य में है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपको यहाँ बताना है कि यह लोथल किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका जो लोथल है यह गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल को ही हड़प्पा सभ्यता का डॉक यार्ड कहा जाता है, यानी कि बंदरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 8, 12, 15 या 16। तो वेदों के अनुसार संस्कारों की संख्या कुल 16 लिखी गई है। आपने सुना भी होगा 16 संस्कार जिसे बोला जाता है। तो यह वेदों के अनुसार कितनी संख्या है? संस्कारों की 16 संख्या है। अगला है, अवेस्ता किस भाषा का प्राचीन ग्रंथ है? अवेस्ता भारतीय भाषा का, यूरोपीय का, अरबी या ईरानी? तो जो आपका अवेस्ता है यह ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, लुम्बिनी, सारनाथ या बोधगया? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था, जो लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी की यात्रा भी की थी। जो कुंडग्राम है यहाँ पर महावीर जो जैन धर्म के गुरु माने जाते हैं, वह कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म? तो जो आपका हिजरी संवत है यह आपके मुस्लिम धर्म से संबंधित माना जाता है, हिजरी संवत। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, अशोक या गौतम बुद्ध ने? जो सांची का स्तूप है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। लेकिन इसके जो चारों तरफ इसकी जो वेदिकाएं या उसकी रेलिंग आमतौर पर कहते हैं, उसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। अगला है, शक संवत कब शुरू किया गया या शक संवत कब शुरू हुआ? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 98 ईस्वी या 198 ईस्वी? जो आपका शक संवत है यह 78 ईस्वी में शुरू हुआ। यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शुरू हुआ था। किसके? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी और यही संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। तो आपका यदि ऑप्शन ऐसा भी बने कि भारत सरकार द्वारा कौन सा संवत प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका जवाब होगा शक संवत, जो कि 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और शुरुआत किसने की थी? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं यह कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या बिंबिसार? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके बीआरओ के लेवल के सेट किए गए हैं, जबकि उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल ही है। यदि आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो फिर आपको जीके यानी कि आपका जो जीके है वो ठीक है, आपको केवल टेक्निकल पार्ट पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1005 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में या 1015 ईस्वी में? तो जो महमूद गजनवी था उसने सोमनाथ पर 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था। लेकिन यदि आपसे पूछे कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया, तो वह आपको याद रखना है 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी या 1194 ईस्वी में? तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी।
1100 जो 91 का युद्ध है, इसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाने जाता है। 1191 के युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था, यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। लेकिन जो आपका 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसमें इसका उल्टा हो गया, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उनकी पराजय हो गई और मोहम्मद गोरी की विजय हो गई। अगला प्रश्न था है अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसका निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और जो कुतुब मीनार का निर्माण था, वह काकी बख्तियार थे, जो कि इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। उनके नाम पर इसने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण। अगला है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, शाहजहाँ ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो यहाँ पर जो आपका अलाई दरवाजे का निर्माण है, इस अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर कहाँ पर स्थित है, आपको यह कमेंट करके बताना है। तो विजयनगर कहाँ के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, विजय राय या देवराय। तो यहाँ पर जो विजयनगर राज्य के संस्थापक हैं वह है हरिहर और बुक्का हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर किस राज्य में पड़ता है वर्तमान में, आपको हमें यह कमेंट करके बताना है। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1536 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी या 1566 ईस्वी। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वह है 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध के बाद से भारत में मुगल जो सल्तनत है, मुगल सल्तनत की नींव पड़ी थी। यानी कि जो मुगल काल का या मुगल सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, वह बाबर को माना जाता है। ठीक है, मुगल काल का। तो यह थे 1526 ईस्वी में यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। और किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई थी। अगला है पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? इसे आपने अभी जाना कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध आपके ऑप्शंस हैं 1556 ईस्वी, 1776 ईस्वी, 1556 या 1776। ये आपके दो ऑप्शंस हो गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध है वह है 1776 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु अमरदास। तो छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास, जबकि कोंडदेव उनके दादाजी का नाम था। और कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? नवरत्न, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें 8, जिस तरह से अकबर के नवरत्नों में 9 महामंत्री होते थे, उसी प्रकार से शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 महामंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न है यूरोपीय यात्रियों में किस देश के यात्री सबसे पहले भारत आए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। इनमें से जो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे
पुर्तगाली आए थे। यूरोपीय यात्रियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और इन पुर्तगालियों में भी वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। यदि हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज जो पहला अंग्रेज था वह जॉन मिल्डन हॉल था। कौन सा? जॉन मिल्डन हॉल। इस बात को आप नोट कर सकते हैं, मिल्डन हॉल था, जो कि थल मार्ग से भारत आ चुका था। ठीक है। सबसे पहले हमारे कौन से आए? पुर्तगाली आए। फिर कौन आए? डच आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेजी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, पुर्तगाली आए, डच आए, डच के बाद आपके अंग्रेज आए, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। इस तरह से इनका आने का क्रम है। अगला है, अंग्रेजों के भारत आने के पीछे क्या उद्देश्य था? आपके ऑप्शंस हैं धार्मिक प्रचार, व्यापार, तकनीकी खोज या अपनी श्रेष्ठता साबित करना। जो अंग्रेजों के भारत आने का मुख्य कारण था वह व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन बाद में यहाँ पर आपसी कलह की वजह से उन्होंने यहाँ पर मौका ढूंढा और यहाँ के स्वयं संस्थापक या स्वयं यहाँ के शासक बन गए। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? जून 1557, जून 1657, जून 1757 या जून 1858। जो प्लासी का युद्ध था वह जून 1757 को हुआ था और यह प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था, जिसमें से कि सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और सिराजुद्दौला की जो पराजय हुई थी वह उसके सेनापतियों की गद्दारी की वजह से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? अमृतसर में हरमिंदर साहिब का आपके ऑप्शन हैं गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास। तो जो अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण है वह है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था हरमिंदर साहिब का निर्माण। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन यानी कि जो आपके, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं तो स्थानीय स्वशासन का मतलब आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, और यदि आप शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं तो स्थानीय स्वशासन यानी कि आपकी नगर पंचायत और नगर पालिका स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती है। जो स्थानीय स्वशासन है उसका जो भारत में जनक है उसे लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और सबसे पहले मद्रास में स्थानीय स्वशासन का निर्माण किया गया, यानी कि जो पहली भारत की नगर निगम थी वह मद्रास में स्थापित की गई थी। अगला है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और इसे आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अगला है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती या लाला लाजपत राय। जो स्वराज शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था, और दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसका क्या हमारा अगला है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या इलाहाबाद। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आपको बताने हैं। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी या जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं बदरुद्दीन तैयबजी, नवाब सैयद मोहम्मद, हकीम अजमल खान या मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह हैं बदरुद्दीन तैयबजी, और इन्होंने कांग्रेस के
तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जो भारत छोड़ो आंदोलन है, आपके ऑप्शन हैं कब शुरू हुआ? 22 मई 1922, 1929, 1939 या 1942। जो आपका राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। सी आर दास का फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास। तो जो स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास या सी आर दास के द्वारा की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1858, 1885, 1905 या 1915। आपका सही जवाब होगा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था और यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर या फिर 1 जनवरी। गणतंत्र दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 14 नवंबर को आपका बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शंस हैं 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश या 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश पूछा है? वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री लोकसभा सांसद होता है, लोकसभा सदस्य होता है। तो यह भी आपका प्रश्न यहाँ से एक बनता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप लोकसभा सदस्य कहें या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कहें, वह 25 वर्ष होगी। जबकि 21 वर्ष जो आपकी आयु है यह आपकी पंचायतों के लिए है। यानी कि यदि आप पंचायतों के चुनाव में खड़े होने चाहते हैं, पंचायतों का चुनाव लड़ना चाहते हैं या स्थानीय स्वशासन, नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव के लिए आपकी उम्र मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष की जो उम्र है यह आपकी राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। जबकि 35 वर्ष की उम्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यों के राज्यपाल के लिए मिनिमम उम्र आपकी 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 मार्च या 15 अक्टूबर। जो थल सेना दिवस है यह हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। जो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति वह राष्ट्रपति होता है। आपको जो अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं वह है राजनाथ सिंह हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे या इनमें से कोई नहीं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस कौन है? यह जनरल बिपिन रावत हैं, जिनका हाल ही में एक प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया है। और जनरल मनोज पांडे को हाल ही में थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको अब बताना है कि अभी वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं, वर्तमान में
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और यहाँ सवाल पूछा गया था कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे। तो यदि पहले की हम पूछें तो पहले आपके जनरल बिपिन रावत हैं। मनोज मुकुंद नरवणे आपके दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस हैं। और जो जनरल मनोज पांडे हैं यह अभी वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष हैं। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टिन केटू, कंचनजंगा या इनमें से कोई नहीं। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है गाडविन आस्टिन केटू है, जबकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान में ऊंचाई है वह 8,848.86 मीटर हो चुकी है। अभी पिछले वर्ष की इसका मेजरमेंट किया गया था, जिसमें 0.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी है। यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर जो धरातलीय सीमाएं हैं, जो प्लेटें हैं हिंद महासागर की और ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेटें यानी कि भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के बीच में आपस में टकराव होने की वजह से अभी भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। तो पहले जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी वह 8,848 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में 8,848.86 मीटर है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन केटू है। ये जो कंचनजंगा है, यह कंचनजंगा हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इन दोनों में आपको एक डिफरेंस आएगा। जो गाडविन के है यह हिमालय की नहीं है, लेकिन यह भारत में आती है। गाडविन आस्टिन केटू यह हिमालय की चोटी नहीं है, लेकिन भारत में आती है, तो इसे हम बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन जो कंचनजंगा है यह हिमालय में आती है, इसलिए इसे बोला जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है। तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भारत में हिमालय की स्थित है। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, आपके ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 9, 10, 11 या 12। जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं वह वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और ये जो मूल कर्तव्य हैं यह मूल संविधान में नहीं थे। यानी कि जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय पर मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस को पहले विधि दिवस के नाम से मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 2018 से भारत सरकार ने इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। समानता के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, संपत्ति के अधिकार से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। जो आपका अनुच्छेद 25 है वह सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता देता है, यानी कि सभी नागरिकों को हमारा संविधान अपने धर्म का आचरण करने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और अपने धर्म के अनुरूप जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25। जो समानता का अधिकार है, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 16 में दिया गया है। और अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को मिटाने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। बाकी आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म का अधिकार ये आपके तीनों मूल अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपको मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार आप पूछे किस प्रकार का अधिकार है, तो आप बता सकते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को जीवन के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति के जीवन की अधिकार यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मान सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है।
यह है अनुच्छेद 21। यदि इसके हम सब आर्टिकल की बात करें तो 21A में या 21 फर्स्ट जो आपका आर्टिकल होगा वह आपको जीवन जीने के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। और जो अनुच्छेद 19 है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता के बारे में आपको अधिकार जो देता है वह अनुच्छेद 19 से मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम शॉर्ट में DPSP के नाम से बोलते हैं वह संविधान के भाग 4 में उसका उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है, यहाँ पर लगभग 1181 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, जमुना या ब्रह्मपुत्र या दिहांग? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी यहाँ पर भारत में बोली जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी शिखर है आपका ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। यह जो आपका नंदा देवी शिखर है यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शंस हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या महेंद्रगिरी। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी आपकी कार्डमम है, यानी कि जो आपकी सबसे दक्षिण में श्रेणी स्थित है। जो आपका भारत का नक्शा है इसके दक्षिण में जो सबसे दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है, ना कि चोटी पूछ रहा है, पर्वत श्रेणी कार्डमम है। इसके आगे का अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुड़ी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। इन दोनों में फ़र्क देखिएगा। जो आपने जो पिछला प्रश्न देखा हुआ है दक्षिण भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, कार्डमम। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुड़ी है। और ये जो डोटा बेटा है यह आपकी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? चिनाब, झेलम, सतलुज या कावेरी? जो भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना है यह सतलुज नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी, अभी हमने आपको बताया जो भारत की सबसे लंबी नदी है यह गंगा है। तो यह आपके एग्जाम के हिसाब से इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सफिशिएंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।